हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन के अंदर आरआरबी जेई सीबीटी 2 के टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ताकि जो आपका कंसेप्ट है और ज़्यादा अच्छा हो पाए। आप उस कंसेप्ट जो है वो क्वेश्चन में लगा पाओ। ठीक है। और जो भी इस सीरीज के अंदर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिटेल से कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस का, ताकि वो जो कंसेप्ट्स हैं उनके वो आपके थोड़ा सा रिवाइज हो पाए, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन आप रिलेट कर पाओ कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से आपको करना है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 स्पेशल सीरीज। तो इस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस के आपको वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगे। ठीक है। और जो भी क्लास में ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं इनका पीडीएफ आपको पवन चंदानी सर t.me/ पवन चंदानी सर इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। तो बस टेलीग्राम पे या तो आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिए पवन चंदानी सर, ठीक है, स्मॉल लेटर के अंदर। तो वहाँ पर टोटल 6 सेशन का पीडीएफ एक साथ रिलीज हो जाएगा। मतलब आपका जो ये प्लेलिस्ट है ये भी वहाँ पर उसका भी लिंक जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सारे क्वेश्चंस का भी आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अभी अनअकैडमी प्लस पर 20% का जो ऑफर है, सॉरी 20 नहीं 60%, 20 नहीं 60%, तो 60% का जो ऑफर है वो अभी भी चल रहा है। जहाँ पर आप देख सकते हो कि आफ्टर 60% ऑफ आपको 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा वो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। बट ये तभी मिल पाएगा अगर आप कोड यूज़ करते हो, रेफरल कोड टेस्ला 10। टेस्ला 10 कोड यूज़ करने के बाद में ये एक्टिव हो जाएगा, आपको ऐप पर इतना ही प्राइस दिखेगा ड्रॉप होने के बाद में। कर्तव्य बैच में जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ प्लस पर जो फीचर्स आपको मिलते हैं दैट इज मैंशनड हियर। और ये वो स्टूडेंट हैं जिनका अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद में, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में जो हमसे पढ़े हैं उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। अनअकैडमी पर 1 मार्च को एक इवेंट होने वाला है, द बिगेस्ट इवेंट, जो इवेंट बेसिकली आईआईटी जेई, नीट यूजीसी, नीट यूजी एंड फाउंडेशन इनके लिए है। ठीक है। तो क्या क्या रहेगा इस इवेंट के अंदर वो यहाँ पे आप देख सकते हो किस चैनल पे ये लाइव होगा। ये होगा जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल के ऊपर। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। अ 4 point starter is used to start and control the speed of a बताइए। देखो डीसी मशीन के अंदर जब आप डीसी मोटर पढ़ते हो उसमें स्टार्टर वाला एक पार्ट आता है, जहाँ पर आप 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर पढ़ते हो। ठीक है। वहाँ पे अच्छे से डिटेल से एक एक चीज़ आपको समझाई जाती है। हर स्टार्टर का अपना एक स्पेसिफिक होता है एप्लीकेशन। जैसे कि 3 फेज स्टार्टर जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप की डीसी मोटर में काम करता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का अलग एप्लीकेशन होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का एक अलग टाइप की डी जो मोटर है उसमें इसका एप्लीकेशन होता है। तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि 4 पॉइंट स्टार्टर को लेकर पूछा है। 4 पॉइंट स्टार्टर को जब अपने स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और स्पीड को उससे कंट्रोल करते हैं तो ये बेसिकली किसके लिए है, किसके लिए इसको अपने यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है डीसी शंट मोटर विद फील्ड वीकनिंग कंट्रोल, डीसी सीरीज मोटर विद फील्ड वीकनिंग कंट्रोल, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर एंड एसी मोटर। बताइए। देखिए जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है उसको अपने शंट हो चाहे कंपाउंड हो उन मोटर्स के अंदर यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जब हम फील्ड वीकनिंग मेथड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं।
इसलिए एक और पॉइंट लेना होता है फील्ड वीकनिंग कंट्रोल मेथड्स को यूज करने के लिए, जहां पर अपने स्पीड का कंट्रोल रेटेड से ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डीसी शंट मोटर रहेगा बट विद फील्ड वीकनिंग कंट्रोल, मतलब फील्ड वीकनिंग का जो कंट्रोल है उसमें हम लेंगे। ठीक है, सीरीज मोटर के अंदर 2 पॉइंट स्टार्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन पावर सिस्टम शॉर्ट सर्किट करंट कैन बी लिमिटेड बाय, पावर सिस्टम के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उस करंट को अपने किस तरीके से लिमिट करेंगे, बताइए। शॉर्ट सर्किट करंट इज लिमिटेड बाय, शॉर्ट सर्किट करंट कैन बी लिमिटेड बाय, बताइए। रिएक्टर, फ्यूज, आइसोलेटर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6। देखो, सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट को ब्रेक करना। आइसोलेटर जो होते हैं वो लोड कंडीशंस में, मतलब वो ऑन जो जब लोड ऑलरेडी लगा होता है उस कंडीशंस में काम करते हैं, बस सर्किट को आइसोलेट करने का। ठीक है, तो ये होते हैं आइसोलेटर, मतलब लेकिन बेसिकली इन सबको अगर आप देखोगे ना तो ये सर्किट को क्या कर रहे हैं, ब्रेक ही कर रहे हैं। तो हमसे कोई ब्रेक करने से रिलेटेड नहीं पूछा, हमसे पूछा शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट, तो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट कौन करेगा, रिएक्टर करेगा। ठीक है ना, रिएक्टर में रिएक्टेंस होता है, तो V/X करोगे तो X अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, लिमिट कम हो जाएगा, मैग्नीट्यूड उसका। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिले हैज कैपेबिलिटी टू एंटिसिपेट एवरी मेजर फॉल्ट इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई भी अगर मेजर फॉल्ट होता है तो एंटिसिपेट कौन सी रिले करती है, उसका पता कौन सी रिले लगाती है। इम्पीडेंस रिले, बुकोल्स रिले, डिफरेंशियल रिले, महो रिले एंड ओवर करंट रिले। तो बताइए व्हाट इज द आंसर, दैट इज बुकोल्स रिले। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी इंटरनल फॉल्ट होते हैं उन सब के लिए बुकोल्स रिले जो है वो काम करती है। ठीक है, बुकोल्स रिले को हम ऑयल एंड गैस एक्चुएटेड रिले कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑयल और गैस से ही ये काम करती है। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर ऑयल नहीं है वहां पर बुकोल्स रिले काम ही नहीं करेगी, तो ऑयल ट्रांसफॉर्मर में ही ये काम करती है। और हम ये उन्हीं ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं जिसका जो रेटिंग है वो 500 केवीए से ऊपर हो। ठीक है, 500 केवीए से नीचे वाले में बुकोल्स रिले का यूज नहीं करते, जो 500 केवीए से ऊपर ट्रांसफॉर्मर होते हैं उन्हीं में बुकोल्स रिले का अपने यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट। इफ ए फॉल्ट करंट ऑफ 5 किलो एम्पियर, रिले सेटिंग कितना है 50%, सीटी रेशियो कितना है 200:5, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कितना होगा। मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन आपको इससे पहले वाले सेशन में करवाया था, जो हमारा 6 नंबर सेशन था उसमें करवाया था, और मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना पड़ता, आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है। नीचे आता है पिकअप करंट और ऊपर आता है फॉल्ट करंट। ठीक है, बट वो फॉल्ट करंट सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी, वो फॉल्ट करंट प्राइमरी साइड सीटी का नहीं, सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी। जैसे कि देखिए ये हमारी एक ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, इधर एक फॉल्ट आता है, इस फॉल्ट का जो मैग्नीट्यूड है फॉल्ट करंट का दैट इज 5 किलो एम्पियर। ठीक है, ये अगर मैग्नीट्यूड है तो इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली थोड़े ना अपने मेजर कर लेंगे, अपने यहाँ पे एक सीटी लगाएंगे, सीटी आगे रिले को वो करंट बताएगा, फिर आगे रिले सेटिंग के हिसाब से वो रिले आगे एक्टिव होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होगा। इस रिले की सेटिंग कितनी है 200/5, मतलब अगर यहाँ पे करंट 200 होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एम्पियर।
यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये 5 एम्पियर को अपने पिकअप बोलेंगे? पिकअप करंट बताऊं कैसे निकालते हैं? पिकअप करंट होता है कि आपका सेकेंडरी साइड का करंट कितना है 5, इसको आप रिले सेटिंग से मल्टीप्लाई करते हो। अगर रिले सेटिंग 100% है तो पिकअप 5 ही होगा। अब अगर रिले सेटिंग 50 है तो पिकअप कितना हो जाएगा 2.5। अब अगर ये सपोज 200 होता तो रिले कितना होता फिर 10 दुगुना। आई बात समझ में? पिकअप करंट, सॉरी पिकअप करंट। तो यहां पे पिकअप करंट बताओ कितना हो जाएगा पिकअप करंट? 5 का 50% यानी कि 2.5। ठीक है। दूसरा अपने को ये चेक करना होता है कि अगर 5 किलो एम्पियर फॉल्ट अगर आ रहा है तो इधर कितना आएगा इस रेशियो के हिसाब से। ये 200 को 5 कर रहा है, ये 200 को 5 कर रहा है तो कितना कम कर रहा है, कितने टाइम्स कम कर रहा है? तो 200 को आप 5 को 200 से डिवाइड करो 1/40, तो ये 1/40 कर रहा है। मतलब यहाँ जो करंट आता है वो 1/40 टाइम्स हो जाता है ना? 1/40 टाइम्स हो जाता है। तो अगर 5 किलो एम्पियर का करंट आएगा तो वो भी 1/40 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब 5000 डिवाइड बाय 40 कितना हो जाएगा? ये 80। तो ये हो जाएगा फोल्ट करंट सेकेंडरी साइड का, कितना हो जाएगा 80। तो 80 डिवाइड बाय 5 इंटू 2 5/2 कितना आ जाएगा? किस पे जाएगा ये? 5 पे जाएगा ना? थर्टी टू। 5000 एम्पियर। यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं करी। 5000 डिवाइड बाय 40, तो इसको काटो कितना होगा ये? ऐसे ही अपने लिख देते हैं 500 डिवाइड बाय 4 करके ही लिख लो। 500 डिवाइड बाय 4 फिर 5/2, ये यहाँ से गया 2 पे और यहाँ पे 100, तो भी 50 आ रहा है। कहाँ पे ये मिस्टेक हो रहा है? 50% रिले सेटिंग 2.5 यानी कि 5/2। ठीक है। रिले करंट अगर अपने को देखना है, अगर 200 का करंट है तो 5, 1 का करंट है तो 5/200। अगर 5 किलो एम्पियर यानी कि 5000 का है तो कितना होगा 5/200 इंटू 5000। ये यहां से गया 25, 125 आ रहा है क्या? 125 ही तो आएगा। 2 जीरो यहाँ से कट गई। एक 125, तो 125 डिवाइड बाय 5/2, तो यहां पर ये 50 ही आएगा पीएसएम। पीएसएम 50 ही आएगा, सॉरी 50 पीएसएम है, ये 50 पीएसएम ऑप्शन में है, दैट इज 50। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो रहा था मिस्टेक। आप इस तरीके से यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो कि अगर इधर 200 है तो इधर 5, इधर 1 है तो इधर 5/200, और इधर अगर 5000 है तो 125। क्योंकि हमें फोल्ट करंट इधर इधर कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है। अगर इधर 5 किलो एम्पियर आ रहा है तो इसका उसका मैग्नीट्यूड इधर कितना है हमें उससे मतलब है। तो हमने वो किया डिवाइड बाय पिकअप, पिकअप 5/2 तो 2 ऊपर ले गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। फेज वोल्टेज ऑफ ए 4 वायर
थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज 110, लाइन वोल्टेज का आपको बताना है कितना होगा, लाइन वोल्टेज बताइए। देखो 4 वायर सिस्टम है और फेज वोल्टेज हमें यहाँ 110 दे रखा है, तो लाइन निकालोगे कितना, क्या करोगे, √3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 110 को √3 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। करोगे तो कितनी आ जाएगी, 191। ठीक है, लाइन वोल्टेज तो पूछा है, तो √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होगा। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर का 3% का रेसिस्टेंस है, 6% का रिएक्टेंस है, वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड पे बताना है 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आप करिए। परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू एक्स परसेंट आर इक्वलेंट कोस फाई प्लस परसेंट एक्स इक्वलेंट साइन फाई। बताइए, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अगर परसेंट यूज कर रही हैं तो, सीधा आंसर परसेंट में ही देगा। ये एग्जैक्ट वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बताइए, फुल लोड जो बोल रखा है, फुल लोड, तो फुल लोड में एक्स की वैल्यू बताओ कितनी लोगे, 1। पावर फैक्टर जो आपको दे रखा है 0.8 लैगिंग। ठीक है, तो आप प्लस वाला साइन लोगे, माइनस का साइन ही लोगे, तो ये हो जाएगा 1। परसेंट आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 3। कोस फाई कितना है, 0.8 प्लस एक्स इक्वलेंट कितना है, 6। ये कितना है, 0.6। ये यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 प्लस कितना आ जाएगा, 3.6। कितनी वैल्यू आ जाएगी ये हमारे पास, 6%। तो 6% का वोल्टेज रेगुलेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इन द सर्किट शोन इन फिगर। इस ए और बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये आपको बताना है। वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी, वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। देखो, जो ए बी के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस वोल्टेज भी होगा, तो इन दोनों का आप क्या कर सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर सकते हो ना। तो इस सर्किट को आप इस तरीके से बना लो, एग्जाम में बनाने की नीड नहीं है, 1 ओम, और यहाँ पे डायरेक्टली बताओ कितना हो जाएगा, 1 × 2 डिवाइड बाय 1 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं VDR यूज करता हूँ वी ए बी के बीच में कितना वोल्टेज आएगा अगर मैं यूज करता हूँ, तो 10 इंटू 2/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2/3, तो 20/3, और ये कितना हो जाएगा 5/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 20/5 इज 4 वोल्ट। 4 वोल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन द रीजन ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ओपन स्विच। ट्रांसफॉर्मर के देखो, सॉरी ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांजिस्टर के 3 एक्शंस होती हैं। ठीक है, 3 वो काम कर सकता है, एक तो स्विचिंग कर सकता है यानी कि ऑन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, और दूसरा एम्पलीफिकेशन में भी काम आता है। ठीक है, मतलब गेन वगैरह भी हमें देगा। तो यहाँ पर ओपन पूछा है, तो ओपन करने के लिए अपने इसको कौन से रीजन में ऑपरेट करवाते हैं, इसका क्यू पॉइंट। अगर इसके क्यू पॉइंट को अपने कहाँ ले गए, सेचुरेशन रीजन के अंदर, तो ये ओपन, सॉरी सैचुरेशन नहीं, कट ऑफ रीजन के अंदर, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्विच ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। सैचुरेशन में ले गए तो क्लोज हो जाएगा, एक्टिव रीजन में ले गए तो फिर ये एम्पलीफिकेशन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्किट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सर्किट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सर्किट। Voltage source is transformed in current source is transformed in voltage source, capacitor is transformed in resistance, both 1 and 2 या 1, 2 and 3। बताइए, देखो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा तभी सकते हो जब वो सोर्स बताओ कैसे हो, प्रैक्टिकल हो। आइडियल सोर्स का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। अगर सिंपल इस तरीके से हमें एक वोल्टेज दे रखी है, इस तरीके से हमें एक करंट दे रखा है, तो वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उनका नहीं होता। ठीक है, हमेशा किसका होता है, हमेशा किसका होता है, प्रैक्टिकल का होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, करंट सोर्स में। ये रेसिस्टेंस जो सीरीज में है यहां पैरेलल में आ जाएगा, और इस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R। ठीक है, तो पैरेलल का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सीरीज का सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो वोल्टेज सोर्स इज, सॉरी सीरीज नहीं, मतलब आइडियल का वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो सोर्स वोल्टेज सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं करंट में, करंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वोल्टेज में, मतलब 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्लक्स डेंसिटी आपसे पूछी है, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी। मैग्नेटिक सर्किट में क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है, ए का वैल्यू आपको दे रखा है, दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्लक्स भी दे रखा है, फाई भी हमें दे रखा है, दैट इज 3 मिली वेबर। हमें बी निकालना है, फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज बी। तो फाई बाई ए, तो बताओ फाई कितना है, 3 मिली, 10⁻³ और ए कितना है 20। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो कितना करोगे, 10⁻² है ना, लेकिन स्क्वायर है तो -4। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, यहां से ये इस 20 में से इस 10 को अगर इधर हम ले तो ये -3 आता है, तो ये पूरा तो कट गया, तो 3/2 बताओ कितना आ गया, 1.5 टेस्ला, 1.5 टेस्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Among the following type of single phase induction motor, which one has the highest power factor at full load? Which one has the highest power factor at full load? किसका पावर फैक्टर फुल लोड पे सबसे ज्यादा होगा, किसका पावर फैक्टर फुल लोड पे सबसे ज्यादा होगा?
बताइए। शेडेड पोल, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन एंड हिस्टेरिसिस मोटर। देखो जो कैपेसिटर अपने यूज़ करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, वो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए करते हैं, लेकिन अगर उसको अपने रनिंग में भी उस कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो वो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। तो कैपेसिटर रन टाइप का पावर फैक्टर अपने को हाईएस्ट मिलता है। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स फॉर्मिंग कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या ऑल ऑफ अबव? आर ऑल ऑफ अबव? बताइए। क्या आंसर आएगा? ऑल ऑफ, ऑल द अबव, सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कैपेसिटेंस। चलिए नेक्स्ट, अ करंट इज अल्टरनेटिंग करंट इफ, एक करंट अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब एक एसी करंट है, तो उस एसी करंट कब होगा? क्या कंडीशन होगी एक अल्टरनेटिंग करंट की? कि खाली उसकी डायरेक्शन चेंज हो विद टाइम, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड सेम रहे थ्रू आउट द पीरियड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड एंड करंट चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड, सॉरी, नन ऑफ द, कोई भी इनमें से आंसर ना हो, नन ऑफ। तो यहां से अगर आप देखोगे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड एंड करंट चेंजेस विद टाइम, तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर आप, देखो ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो आंसर बताओ क्या आएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, खाली करंट नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में अपने फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रखते हैं? बताइए।
बताइए। तो देखो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में बेसिकली जो कैपेसिटेंस का फंक्शनिंग होता है वही है, जैसे कि कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होती है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बेसिकली डाइलेक्ट्रिक लॉस है, ठीक है। तो कैपेसिटर में देखो क्या होता है कि जैसे कि कैपेसिटर अगर अपने बनाते हैं, तो यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में हम क्या फील करते हैं, डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं। यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं, और जब दो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है उसका एप्सिलॉन अच्छा होता है। इसके अंदर जब अपने इसको कनेक्ट करेंगे एसी सप्लाई से, और वो सप्लाई जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पोलैरिटी बनेगी, इधर प्लस अगर और इधर माइनस। आप बोलोगे सर ये तो एसी सोर्स तो बार बार बदलेगी, बदलेगी, लेकिन एक बार फिक्स करके बता रहा हूँ बदलेगी ये। जब इधर प्लस और इधर माइनस होगा तो इधर के जो एटम होगा वो अपनी शेप बदल देगा, इधर माइनस और इधर प्लस, ठीक है। इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस इधर प्लस, माइनस इधर प्लस। अब जब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होगी तो ये बहुत तेजी से ऐसे रोटेट करेंगे, घूमेंगे, तो यहाँ पे लॉस होगा, उसी लॉस से हीटिंग करते हैं, उसी को डाइलेक्ट्रिक हीटिंग बोलते हैं। बात समझ में आई? तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही डाइलेक्ट्रिक लॉस ज़्यादा होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 मेगाहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी अपने रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन अपने इससे पहले वाले क्लास में भी किया था कि एक 3 फेज 3 वायर बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड है, तो उसमें कम से कम बैलेंस्ड आर अनबैलेंस्ड, 3 फेज 3 वायर बैलेंस्ड आर अनबैलेंस्ड बोल दिया, तो कम से कम वोल्टमीटर कितने चाहिए? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों बोल दिया, बैलेंस भी बोला अनबैलेंस भी बोला है। देखो अगर बैलेंस्ड होता है ना तो चाहे कितने ही फेज हो एक से ही काम चलेगा। अगर अनबैलेंस होता है तो जितने टोटल फेज होता है उसका एक कम। तो अब अपने को तो इसने अनबैलेंस भी बोल दिया, और 3 फेज सिस्टम है तो 3 - 1 दैट मीन्स 2। अपने मिनिमम 2 वोल्टमीटर तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि बैलेंस अगर बोलता तो फिर अपने एक आंसर देते। अब इसने तो अनबैलेंस भी बोला है तो कम से कम 2 आंसर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ब्लोंडस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनोमाइजर आर यूज्ड टू हीट, ठीक है। आपने इकोनोमाइजर से रिलेटेड शॉर्ट्स देखे होंगे इसी चैनल के ऊपर, तो थर्मल पावर प्लांट के अंदर इकोनोमाइजर से रिलेटेड मैंने काफ़ी शॉर्ट्स जो थे वहाँ पे रिलीज़ किए हुए हैं, वहाँ पर आप जाके देखिए शॉर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे इकोनोमाइजर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इकोनोमाइजर आर यूज टू हीट, किसको हीट करने के लिए इकोनोमाइजर अपने यूज करते हैं, किसको हीट करने के लिए? इट इज यूज टू हीट कंडेंस्ड स्टीम, एयर, स्टीम, फीड वाटर और फ्लू गैस। बताइए। इट इज फीड वाटर, ठीक है। जब वाटर पूरी तरीके से स्टीम बन जाता है और उस स्टीम से टरबाइन घूमती है, तो जो टरबाइन से पानी जो निकल कर कंडेंसर में आ रहा होता है, फिर कंडेंसर के पानी को अपने ठंडा करने के लिए भेजते हैं, तो जो ठंडा पानी आ रहा होता है, मतलब जो फीड करने के लिए वाटर आ रहा होता है, उसको पहले से ही गर्म करने के लिए अपने इकोनोमाइजर यूज करते हैं। इकोनोमाइजर कोई अलग से कोई एनर्जी नहीं होती उसके पास, वो बेसिकली जो फ्लू गैसेज रिलीज होती हैं वहीं पर ही एक पाइप सिस्टम होता है कि भाई जो ऑलरेडी गर्मी है ना उसी को यूज करते हैं, जो ऑलरेडी बॉयलर के अंदर हीट है उसी हीट को ही यूज करते हैं। उसके लिए अलग से एक पाइप का एक गोल से एक पाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, वहां से फीड वाटर एंटर करता है और वो ऑलरेडी निकलने वाले रास्ते पर होता है।
ठीक है, इसके लिए ना आप ऐसा कर सकते हो, शॉर्ट्स में जाइए, इसी चैनल के शॉर्ट्स के अंदर, तो वहां पर आपको इससे रिलेटेड एनिमेशंस मिलेंगे, तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि जो ये इकोनोमाइजर है ये फीड वाटर को हीट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ द आयरन कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज रिप्लेस्ड बाय एयर कोर, देन हिस्टेरिसिस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर विल बी। देन हिस्टेरिसिस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर विल बी। बताइए। देन हिस्टेरिसिस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर विल बी। देखो, अगर आयरन की जगह पर एयर होगा तो ना तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा ना ही एडी करंट लॉस होगा, क्योंकि दोनों ही लॉस मैग्नेटिक मटेरियल में होते हैं। एक लॉस उस मैग्नेटिक मटेरियल की कंडक्टिव प्रॉपर्टी के कारण होता है जो कि एडी करंट लॉस होता है, और एक लॉस जो होता है उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर जो डायपोल के मोमेंट्स के कारण होता है। तो अब अगर एयर होंगे तो एयर का रिलक्टेंस आयरन से बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहां पर इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर डायपोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो रिलक्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा, अब रिलक्टेंस ज़्यादा ऑफर होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा, बट कोर लॉस नहीं होंगे, जीरो होगा, बिकम जीरो, बिकम जीरो। नेक्स्ट, इफ सैग ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज देन टेंशन विल। अगर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अपने जो सैग है उसको अगर हम इंक्रीज करें तो टेंशन जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, नॉट बी इफेक्टेड एट ऑल, समवेयर या समथिंग इंक्रीज, समथिंग डिक्रीज। बताइए। फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। सैग का फॉर्मूला याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। WL² डिवाइड बाय 80। ठीक है, तो जो जो चीजें वो अपने को नहीं इफेक्ट कर रहा है, सैग इफेक्ट करवा रहा है और पूछ क्या रहा है, टेंशन। बाकी तो चीजें उसने नहीं चेंज करी है ना, तो अपने को क्या करना है, इफ सैग ऑन ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज देन टेंशन विल, देन टेंशन विल। भाई सैग अगर बढ़ाओगे तो सैग कब बढ़ेगी, जब टेंशन क्या होगा, कम होगा। जब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसकी अगर वो कम होगी तो सैग बढ़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक इंडक्शन मोटर के अंदर एयर गैप जो पावर है वो 10 किलोवाट है, मैकेनिकली डेवलप्ड पावर जो है वो 8 किलोवाट है। व्हाट वुड बी द ओमिक लॉसेस, व्हाट वुड बी द ओमिक लॉसेस, व्हाट वुड बी द ओमिक लॉसेस। ओमिक लॉसेस क्या होंगे, बताइए। व्हाट वुड बी द ओमिक लॉसेस। मतलब रोटर कॉपर लॉस पूछ रहा है ये हमसे। ठीक है, देखिए, एक इंडक्शन मोटर में अपने जितना इनपुट पावर देते हैं इलेक्ट्रिकल, इसमें से सबसे पहले स्टेटर के
कोर लॉसेस होते हैं और स्टेटर के कॉपर लॉसेस एंड स्टेटर के कोर लॉसेस होते हैं। इसके बाद ये पावर पहुंचती है किसके पास? रोटर के पास, यानी कि पीजी। जी का मतलब एयर गैप, तो गैप गैप से जी आता है ये। इसको आप एयर गैप पावर भी बोल सकते हो या रोटर इनपुट पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, एयर गैप पावर बोल सकते हो या रोटर इनपुट पावर। जब ये रोटर को मिलती है तो रोटर में भी आगे दो लॉसेस होते हैं, एक रोटर कॉपर लॉस और एक रोटर कोर लॉस। ठीक है, आफ्टर these two losses we get developed power, that is PD, that is PD। इट इज द डेवलप्ड पावर इन द रोटर। ये वो पावर है जो टॉर्क क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें रोटेशनल लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस होंगे। उसके बाद में जाकर मिलती है हमें शाफ्ट पे टॉर्क। ठीक है, हमारा जो ये क्वेश्चन है ना, इसका गेम सिर्फ यहीं तक है, यहां तक, इसी पे ये क्वेश्चन है। हमें जो पावर रोटर को मिला एयर गैप पावर, उससे पहले क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है। हमें रोटेशनल लॉसेस से, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस से कोई मतलब नहीं है। ये हमें कितना दे रखा है? 10 किलोवाट दे रखा है। अब 10 किलोवाट में से कुछ लॉसेस होंगे, कुछ पावर डेवलप्ड होगी। अब बताओ क्या स्टेटर के कोर लॉसेस होंगे? स्टेटर कोर losses are neglected because the rotor frequency is slip frequency at the running condition, which is very low, lower than supply frequency. Because the slip, when the motor is running close to synchronous speed, then the slip will approximate to 0, and when slip is approximate to 0, then frequency will also close to 0. ठीक है, that's why we ignore core losses. कोर लॉसेस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे ना, तो जब रनिंग कंडीशन पे फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो ये तो अपने हटा ही देंगे। बच गए ये तीन ही लोग। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी हमारे रोटर के कॉपर लॉस होते हैं वो स्लिप टाइम्स ऑफ टोटल, जो ये पावर अपने देते हैं, और जो पावर डेवलप्ड होती है वो 1 माइनस एस टाइम्स होती है पीडी। ठीक है, अब देखो स्लिप जितनी कम होगी ना उतना ही रोटर कॉपर लॉस कम होगा, क्योंकि स्लिप टाइम्स ऑफ पीजी है। तो स्लिप अगर ऑलमोस्ट 0 होगी तो रोटर कॉपर लॉस रनिंग कंडीशन में बहुत ही कम होंगे। जो भी पावर डेवलप होगी, पीजी कर देना इसको, वो हमारी एयर गैप पावर होगी। बात समझे? तो हमें क्या क्या दे रखा है? हमें डेवलप्ड पावर भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, PCU by PD is equal to S upon 1 minus S। तो ये कितना हो जाएगा? PCU हमें फाइंड आउट करना है स्लिप की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू, स्लिप की वैल्यू। What would be the ohmic losses? अच्छा, यहाँ पे तो इतना दिमाग लगाना भी नहीं है अपने को, क्योंकि देखो क्या है कि यहाँ पे हमें डायरेक्टली एयर गैप पावर 10 किलोवाट दे रखी है, ये 10 किलोवाट दे रखी है, और ये सीधा ही दे रखा है कि ये 8 किलोवाट है। ठीक है, ये तो हमें सीधा ही दे रखा है ये 8 किलोवाट है। तो बताओ फिर 2 किलोवाट होगा ना ये,
ये 2 किलोवाट होगा। ठीक है, बाकी भी जितना समझाया ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूरा याद होना चाहिए ए टू जेड। ये तो ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। अदरवाइज कई बार हमें स्लिप दे देता है और फिर ए दे देता है एयर गैप पावर, और पूछ लेता है कॉपर लॉस कितना होगा, डेवलप्ड पावर कितना होगा। तो वो वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पे रिवाइज हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2 किलोवाट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज इन। मोस्ट सुटेबल एप्लीकेशन ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज इन। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर को अपने कहां पर इसका एप्लीकेशन सुटेबल है, बताइए। बताइए मोस्ट सुटेबल कहां है, मोस्ट सुटेबल कहां होगा। देखो बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के लिए ये यूज़ करते हैं, तो अप टू 400 किलो वोल्ट। फ्रिक्वेंट ऑपरेशन में भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अपने यूज़ करते हैं। आई रूल ऑफ सेफ्टी, अलाउेबल फ्रिक्वेंसी बताओ कितनी है। अलाउेबल फ्रिक्वेंसी तो कितना परसेंट का वेरिएशन चलेगा, वैसे तो 1% का होता है, तो लेकिन अकॉर्डिंग टू आई रूल्स इट विल बी 3%। ठीक है, अब वोल्टेज का भी अगर हम देखें तो 5% का होता है, लेकिन 6% का चलता है। चलिए नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज एन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में से इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, बताइए। पावर सिस्टम में इनमें से कौन सा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। कौन सा फॉल्ट इनमें से अनसिमेट्रिकल है, बताइए। तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बताओ। शंट टाइप फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड, लाइन टू लाइन, ऑल ऑफ द थ्री, नन ऑफ अबव, बताओ। सिंगल लाइन टू ग्राउंड क्या अनसिमेट्रिकल है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड क्या अनसिमेट्रिकल है, लाइन टू लाइन क्या अनसिमेट्रिकल है, शंट टाइप फॉल्ट क्या अनसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑल द अबव, ऑल द अबव 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस आर बीइंग यूज्ड इन लाइटिंग सर्किट, लाइटिंग सर्किट विच स्विच इज यूज्ड फॉर स्टेयरकेस वायरिंग। तो सीढ़ियों पर जो हम लाइट यूज करते हैं उसकी वायरिंग में अपने कौन सा स्विच यूज करते हैं। देखो जब जैसे ही हम सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करें वहां से हम लाइट ऑन करेंगे, और जैसे ही हम ऊपर पहुंच गए अब वहां पे हम लाइट क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। फिर ऑफ करने के लिए अगर नीचे आएंगे तो फिर वो ऊपर कैसे जाएंगे। तो इसीलिए एक साइड ऑन करते हैं, दूसरे साइड से ऑफ करते हैं, फिर वहीं से ही ऑन करेंगे, फिर नीचे आके वही ऑफ पे काम करेगा। तो ये कौन सा स्विच होता है, 2 वे स्विच होता है, दैट इज 2 वे स्विच। ठीक है, नेक्स्ट, एक 220 वोल्ट की डीसी मशीन है जो 20 एम्पीयर का करंट 200 वोल्ट पर एज ए जनरेटर दे रही है। रेजिस्टेंस हमें गिवन है। अब जो ये मशीन है जो जनरेटर की तरह था, अब उसको मोटर की तरह ऑपरेट करवाया जा रहा है। टर्मिनल वोल्टेज और करंट को सेम रखा जा रहा है, फ्लक्स को बस 10% बढ़ाया जा रहा है। तो रेशियो आपको बताना है मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड, मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड, मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड, बताइए। मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड,
मोटर स्पीड टू जनरेटर स्पीड। देखिए, ये चीज़ ना ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पहले मोटर स्पीड रखना है, फिर हमें जनरेटर स्पीड रखना है। कई बार हम जनरेटर बाय मोटर कर देते हैं तो कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, अब जरा देखिए, हमें पता है कि Eg इज प्रोपोर्शनल टू फाई एन होता है। ठीक है, फ्लक्स भी चेंज किया गया है। स्पीड अगर अपने देखें तो स्पीड बताओ कितना हो जाएगा, Eg बाय फाई। तो मतलब जनरेटर का इंड्यूस ईएमएफ, मोटर का बैक ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय मोटर का फ्लक्स डिवाइड बाय जनरेटर का फ्लक्स, यही तो आएगा। बताइए, जनरेटर का कितना हो जाएगा, वीटी। वीटी कितना है, अब 200 एम्पियर एट 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट पे तो करेंगे ना, बताओ। क्योंकि वो कह रहा है कि 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट, है वो 220 वोल्ट की, है ये 220 वोल्ट की, लेकिन सप्लाईज 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट, तो वी कंसीडर दिस 200 वोल्ट एज टर्मिनल। अदरवाइज 220 वोल्ट की जो डीसी मोटर होती है तो ये 220 उसका टर्मिनल ही होता है, बट वो बोल रहा है कि इट सप्लाईज 20 एम्पियर एट 200 वोल्ट, सो दैट्स मीन this 200 volt is our terminal voltage, we have to consider this 200 volt, not this 220। तो 200 Vt माइनस आई आर ए, करंट भी दे रहा है हमें 20, आर ए कितना है 0.2, और बैक ईएमएफ हमसे पूछा है, तो बैक ईएमएफ बताओ कितना हो जाएगा बैक ईएमएफ मोटर के केस में। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज सेम ही रखनी है, तो Vt मतलब 200 माइनस, अब सब सेम रखना है, बैक ईएमएफ बताओ कितना हो जाएगा, Vt माइनस आई आर ए, होगा नहीं होगा, हमने यहां पर एक मिस्टेक कर दी ना, हमने यहां पर एक मिस्टेक कर दी कि इसको ईएम बैक ईएमएफ बाय ईजी करते, और यहाँ पे बैक ईएमएफ है तो मोटर का फ्लक्स यहाँ आएगा और यहाँ पे जनरेटर का फ्लक्स आएगा। तो पहले मोटर का लिखेंगे, मोटर का कितना होता है Vt माइनस आई आर है, तो उस हिसाब से तो ये ठीक है, और इसमें Vt प्लस जनरेटेड ईएमएफ Vt प्लस आई आर है 0.2, और साथ ही साथ वो कह रहा है कि जो फ्लक्स है ना किसका, वो 10% इंक्रीज किया गया है, तो मोटर के केस में फ्लक्स इंक्रीज किया गया है, मोटर के केस में 10% इंक्रीज किया गया, मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 1.15, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, यहां से अगर अपने पॉइंट हटाएंगे, दिस इज 196, दिस विल बी 204 इंटू 1.11। तो जरा सोल्व करना इसको, सोल्व करना इसको, कितना आ रहा है, कितनी वैल्यू आ रही है सोल्व करने के बाद में, देखिए कैलकुलेटर, अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो, दैट विल बी 0.87, 0.87, तो 0.87 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
ठीक है, यहां पर आपको एक पावर प्लांट का एक दिन का शेड्यूल दे रखा है पूरा, मतलब लोड कर्व दे रखा है कि अलग अलग टाइम पे कितना लोड का डिमांड है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी दे रखी है भाई 125 मेगावाट। लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर आपको बताना है, लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर आपको बताना है। बताइए, लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। लोड फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन जरा चेक करिए, ये सारे ऑप्शन अलग हैं, ये सारे ऑप्शन अलग हैं, कोई मैच नहीं कर रहा। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको या तो लोड फैक्टर निकालना है या प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर निकालना है। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है ना, क्योंकि कोई भी ऑप्शन यहां से भी मैच नहीं कर रहा है। ये 503 है, ये 533 है, यहां से भी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही वैल्यू आपको निकालनी है। करिए। देखो, आप लोड फैक्टर निकालोगे तो उसमें क्या आएगा, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, यही आएगा। अगर आप कैपेसिटी फैक्टर कितना आएगा, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। प्लांट की कैपेसिटी आपको दे रखा है, मैक्सिमम डिमांड अगर आपसे पूछेगा तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है, ये 100, जो कि 6 पीएम से 10 पीएम हुआ है, ये मैक्सिमम डिमांड है। तो बेसिकली इसमें दोनों में कोई ज़्यादा एफर्ट एफर्ट ऐसा नहीं है कि आपको एवरेज डिमांड तो लगानी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसको कैलकुलेट करने में कम एफर्ट लगे, इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा एफर्ट लगेगा। एफर्ट सेम ही लगेंगे, क्योंकि आपको एवरेज डिमांड निकालनी है, यही तो मुसीबत है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा सवाल आएगा क्या, भाई सवाल ऐसा नहीं आएगा, इसको करने से आपका कंसेप्ट तो बनेगा ना, कंसेप्ट तो बनेगा। तो कंसेप्ट बनाने के लिए तो ये सीरीज है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो शायद आरआरबी जेई में ना ही आए, थोड़ी सी टफ है, बट वो आपका कंसेप्ट तो बनाते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो इंप्रूव करते हैं। तो करिए, एवरेज डिमांड बताइए कितना होगा एवरेज डिमांड। टिपिकल डे है, टिपिकल डे, तो टाइम जो लोगे वो 24 घंटे का लोगे, 24 आवर्स। तो बताइए, सबसे पहले एवरेज डिमांड कैलकुलेट करते हैं। बीस मेगावाट 12 से 5 कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 1 2 3 4 5, 20 मेगावाट 5, फिर 5 से 9, 5 से 9, 6 7 8 9, 4 घंटे के लिए। फिर 9 से 6, 10 11 12, 1 2 3 4 5 6, मतलब 9 घंटे। 9 घंटे हुए ना, 10 11 12 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 100 मेगावाट का 10 टू 6 पीएम टू 10 पीएम, 7 8 9 10, 4, फिर 10 to 12, यानी कि 20 × 2 हो गया, डिवाइड बाय 24। करो इसको,
कितना आएगा? 100 प्लस 160, 720, 400 और 40, 1420 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1420 डिवाइड बाय 24 कर दो, डिवाइड बाय 24 सोल्व करोगे 59.16, ठीक है, 59.16 मेगावाट। तो यहाँ पर 59.16 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आता है? 0.59, 166 है। और अगर 59.16 को डिवाइड करो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइनस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि 125 से, सो दैट इज 473, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सीखने को तो मिला इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ ए स्ट्रिंग सस्पेंशन, स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर डिपेंड्स ऑन व्हाट? किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताइए, किसके ऊपर डिपेंड करता है? बताइए। साइज ऑफ इंसुलेटर पे करेगा? बिल्कुल नहीं। नंबर ऑफ डिस्क पे करेगा? करेगा। साइज ऑफ टावर पे करेगा? नहीं। क्रॉस लेंथ ऑफ द टावर पे तो जरूर करता। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं। एक या ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ डिस्क पे। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसमें नीचे नंबर ऑफ डिस्क आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस ज्यादा होता है कैपेसिटेंस से, या कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, दोनों बराबर होते हैं, या ये ट्रांसमिशन लाइन पे डिपेंड ही नहीं करते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस? बताइए। मुझे एक बात बताइए, आप जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन भी लेते हो तो भी क्या उसमें एक्सएल को इग्नोर करते हो? उसका इंडक्टेंस इग्नोर करते हो? नहीं करते ना। ये तो आपको लेना ही पड़ता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। मीडियम में फिर आपको कैपेसिटेंस लेना पड़ता है। इसका मतलब कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो रहता ही है हमेशा, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो। कैपेसिटेंस कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है अगर हम 80 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हैं, तो हम उसको वहां पर कंसीडर करते हैं। तो इट्स ऑब्वियस कि इंडक्टेंस ज्यादा होगा कम कैपेसिटेंस से। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट। एक 4 पोल लैप बाउंड डीसी मशीन जनरेट्स अ वोल्टेज ऑफ 230। Which of the following gives the magnitude of generated voltage when the machine is wave bound? ठीक है, अगर वो लैप बाउंड है तो 230 है। अब अगर उसको वेव बाउंड किया तो कितना होगा? बताइए। अगर उसको वेव बाउंड किया तो कितना होगा? अगर हमने उसको वेव बाउंड किया तो कितना होगा?
देखिए, जो जनरेटेड ईएमएफ होता है दैट इज 5ZNP बाई 60A होता है। अब क्या मशीन में उसने वो पोल चेंज कर रहा है, सिर्फ वाइंडिंग चेंज कर रहा है। पोल फिक्स रहेंगे, स्पीड फिक्स रहेगी, नंबर ऑफ कंडक्टर उतने ही रहेंगे, फ्लक्स उतना ही रहेगा, ये वैसे ही कांस्टेंट है। तो इसका मतलब Eg इज प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, ए आ गया। हमसे वेव का पूछा है तो जनरेटेड ईएमएफ वेव के केस में कितना होगा, डिवाइड बाय जनरेटेड ईएमएफ लैप के केस में कितना होगा, ये लैप बाय वेव। तो लैप में बताओ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, पोल हमारे 4 हैं, वेव में तो 2 ही होगा, मतलब दुगना हो जाएगा। तो जनरेटेड ईएमएफ लैप के केस में, वेव के केस में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लैप। तो लैप के केस में कितना है, 230। दैट मीन्स इट इज 460 वोल्ट। तो 460 वोल्ट आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 460 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन लोड इज रिमूव्ड मोटर विल रन एट द हाईएस्ट स्पीड। अगर लोड हटा दें तो मोटर हाईएस्ट स्पीड पर रन करती है, कौन सी मोटर के अंदर। लोड हटाने से स्पीड ड्रेस्टिकली हाई होती है, ड्रेस्टिकली राइज कर जाती है, ये कौन सी मोटर में होता है, दैट इज सीरीज मोटर। ठीक है, क्योंकि सीरीज मोटर के अंदर आप लोड हटाओगे, लोड रिमूव करोगे, रिमूव कर दोगे तो करंट आर्मेचर का कितना चला जाएगा, 0। फ्लक्स आर्मेचर का कितना जाएगा, 0। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कितना जाएगा, 0। तो बताओ स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है। अगर ये 0 जाएगा तो ये स्पीड इनफाइनाइट टच करेगी, हाईएस्ट टच करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द सेम मैक्सिमम डिमांड, अगर मैक्सिमम डिमांड को अपने सेम ही रखें, लोड फैक्टर को कम कर दें, तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन बताओ क्या होगा, कॉस्ट ऑफ जनरेशन बताओ क्या होगा। बताइए। देखो, आप अगर मैक्सिमम डिमांड को सेम रखते हो, लोड फैक्टर कम हो रहा है, तो इससे कॉस्ट ऑफ जो जनरेशन है ना वो आपका बढ़ेगा। एक्सप्लेन करने के लिए जो मेरी जनरेशन सीरीज वाला जो है प्लेलिस्ट आप जाकर देखना, पावर सिस्टम जनरेशन बाय पवन चंदानी सर, उसमें मैंने पूरा पावर सिस्टम का जनरेशन एक्सप्लेन कर रखा है, सारा टैरिफ भी है उसमें, ये सब भी है, इकोनॉमिक पावर जनरेशन के टर्म्स भी हैं उसमें, फिर उसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट सब है उसमें, तो वो जाकर आप देखना। देखिए, अगर मैं एक लोड कर्व यहां पे प्लॉट करता हूं, यहाँ पे पावर है किलोवाट में या मेगावाट जो भी बोल दो, और यहाँ पे टाइम है आवर्स में। पहला लोड कर्व ड्रॉ करता हूँ, ये 24 घंटे का। ये क्या होगी, मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, और जो सबसे मिनिमम होता है वो क्या होता है, बेस। ये होता है बेस लोड।
यहाँ पे बेस लोड प्लांट्स काम करते हैं इतने से लोड को सेटिस्फाई करने के लिए। यहाँ पे बेस लोड प्लांट्स काम करते हैं, ठीक है, फॉर सच लोड्स। मैक्सिमम डिमांड सेम रखा गया है, लोड फैक्टर फिर भी गिरेगा, क्यों गिरेगा? कि यूनिट कंजप्शन एरिया अंडर द कर्व कम आएगा, होगा, है ना? क्योंकि देखो लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ये एवरेज डिमांड आता है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम करोगे तो ये एरिया अंडर द कर्व आता है, इस कर्व का एरिया। लोड फैक्टर कम हुआ है तो एरिया अंडर द कम 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 हुआ होगा, तो देखो कैसे, दूसरा कर्व बनाता हूं मैं। ये एरिया अंडर द कर्व। अब अगर इसके अंदर देखें एरिया कर्व का, तो देखो मैक्सिमम डिमांड तो उतनी टच करी बट बेस कम हो गया, जो मिनिमम लोड है वो कम हो गया। तो बेस लोड प्लांट पहले इतना लोड दे रहा था, अब वो इतना ही लोड सेटिस्फाई कर रहा है। बेस लोड प्लांट सस्ते प्लांट्स होते हैं, बल्क में पावर बनाते हैं, जो पूरे दिन भर एक ही लोड पे चलते रहते हैं, बट दैट इज द मिनिमम लोड। अगर मिनिमम लोड इतने से इतना कम हो गया तो बेस लोड प्लांट अब कम लोड उठा रहे हैं, तो वो इतने ही लोड के लिए सस्ती बिजली बना पाएंगे। बाकी का जितना भी वेरिएशन हो रहा है वो वेरिएशन पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, वहाँ पे ज़्यादा हमें देना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो है इससे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। आपको एक रोटर का रेसिस्टेंस दे रखा है, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस दे रखा है, स्पीड बतानी है। जब मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा उस टाइम पर स्पीड कितनी होगी? व्हेन मैक्सिमम टॉर्क विल डेवलप, बताइए स्पीड कितनी होगी जब मैक्सिमम टॉर्क डेवलप होगा? देखो स्पीड अपने को मैक्सिमम कब मिलेगी? ये हमारा लोड स्पीड टॉर्क कर्व अपने बनाते हैं, इधर टॉर्क और इधर स्पीड। ये कर्व इस तरीके से होगा। तो जहां पर अपने को मैक्सिमम टॉर्क मिलता है वहां पे आप स्लिप देखो कितनी होती है। ये स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? R2/x2। तो R2 हमें कितना दे रखा है? 0.024। x2 हमें कितना दे रखा है? 0.6। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एस टी मैक्स की, बताओ? एस टी मैक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.04, बताओ? 0.04। अब स्पीड चाहिए तो हमें चाहिए होगा NS। तो रोटर की स्पीड चाहिए एस टी मैक्स पे। NS देखो वहां से देखो, NS 50 और 4 है तो 1500, सिंपल है। 1500 माइनस कितना? स्लिप स्पीड, स्लिप कितना है? 0.04। अब 0.04 को आप क्या लिख सकते हो? 0.04 को आप क्या लिख सकते हो? 1/25 लिख सकते हो। तो 125
1/25 इंटू 1500। तो जरा इसको सोल्व करो, कटता है क्या? 25 पे कटेगा ना ये, 60, तो दैट इज 1440 आरपीएम। तो 1440 आरपीएम, 1440 आरपीएम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स जो अपने यूज करते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर्स जो अपने यूज करते हैं, उसमें रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपने क्या करते हैं? टू मेजर द रेसिस्टेंस व्हाट वी डू, क्या करते हैं उसमें? रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए अपने क्या करते हैं? बताइए। फोर्सिंग ए कांस्टेंट करंट एंड मेजरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टेंस। मतलब अगर हमें इस रेसिस्टेंस को मेजर करना है, वी जस्ट अप्लाई अ वोल्टेज, इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, और जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट जाएगा, एंड दिस मल्टीमीटर कैन मेजर दिस वोल्टेज एंड करंट, सो द वैल्यू ऑफ आर इज V by I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। गेटिंग और नॉट? तो मल्टीमीटर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्टेज देगा जो कि उसको पता रहेगी, और देखेगा कि करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, और V by I में रीडिंग देगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो इस तरीके से मल्टीमीटर जो है रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस, जिसमें ये सब नहीं होता, वाइब्रेशंस वगैरह। हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि विच टाइप ऑफ इंडक्शन, विच टाइप ऑफ सिंगल फेज एसी मोटर इन विच देयर इज नो एनी वाइंडिंग ऑन द रोटर। तो रोटर में वाइंडिंग बताओ किसमें नहीं होती? हिस्टेरिसिस में नहीं होती। एंड हिस्टेरिसिस मोटर इज ऑल्सो बी यूज्ड इन द टेप रिकॉर्डर्स, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि ये बहुत साइलेंट ऑपरेशंस होता है। साइलेंट ऑपरेशंस क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस नहीं होते, तो दैट्स वाई इट्स ऑपरेशन इज वेरी साइलेंट। सो वी यूज हिस्टेरिसिस मोटर, ठीक है। इसके रोटर में वाइंडिंग नहीं होती, अल्किनो मटेरियल का एक रोटर होता है, उसमें ज़्यादा हिस्टेरिसिस लॉसेस होने के कारण फिक्स पोल बनते हैं। वो फिक्स पोल मैग्नेटिकली लॉक होते हैं बाहर, जो हम आरएमएफ क्रिएट करते हैं। दैट आरएमएफ क्रिएशन इज सिमिलर टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हम आरएमएफ कैसे क्रिएट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इन द सेम वे हिस्टेरिसिस मोटर के अंदर भी टू क्रिएट द आरएमएफ हम एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग और एक मेन वाइंडिंग यूज करते हैं। तो स्टेटर में तो रहेगा जहां पे हम आरएमएफ क्रिएट करेंगे, बट इन द रोटर देयर इज ओनली वन मटेरियल, दैट इज अल्किनो। वो मटेरियल पे फिक्स पोल बनेंगे, एंड दैट फिक्स पोल विल गेट मैग्नेटिकली लॉक्ड विद द आरएमएफ। तो वो एक ही स्पीड पर चलेगा, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड। तो हिस्टेरिसिस मोटर एक सिंक्रोनस मोटर है, बट दैट इज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। ये 3 फेज नहीं है, दिस इज सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल, या आर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी? आर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? तो क्या होगा? फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक पोटेंशियल, परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या परमिएबिलिटी? बताओ। रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल। देखो, क्या बी
वेक्टर क्वांटिटी होता है फाई बाय ए करोगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो वेक्टर बोलते हैं, और बी इज इक्वल टू म्यू एच होता है नहीं होता। तो अगर बी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एच इज इक्वल टू बी बाय म्यू, म्यू इज नॉट द वेक्टर क्वांटिटी। So if this B is vector quantity, then this H is also vector quantity. That means magnetic field intensity. Option number B. ठीक है, चलिए तो इस क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारा 7 सेशन था। अब तक हम लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन आरआरबी जेई सीबीडी 2 के सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जो भी लोग अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो अभी उनके पास 60% ऑफ का ऑफर है। अगर वो इस ऑफर को यूज़ करेंगे तो हमारे जितने भी प्लस सब्सक्रिप्शन है उन पर आपको 60% ऑफ मिलेगा। ठीक है, फॉर दैट यू कैन यूज़ द कोड TESLA10। इस कोड को यूज़ करने के बाद में 60% ऑफ का जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लास का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पवन चंदानी सर पे मिल जाएगा। ठीक है, विद द प्लेलिस्ट लिंक। थैंक यू।